कहते हैं उज्जैन मंदिरों का शहर है, सिटी ऑफ टेम्पल्स, पर मैं कहता हूँ उज्जैन कहानियों का शहर है। हर गली हर मोड़ पर मिलेगी यहाँ नई कहानी। कार्तिक के मेले में चलते चलते सबकी निगाहों से बचकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेने पर बनती है कोई कहानी। कॉलेज कैंपस में चोरी छुपे दूर से ही उसको देखते रहने पर बनती है कोई कहानी। सिंहस्थ के महाकुंभ में मिलने बिछड़ने की है कोई कहानी, तो शाही सवारी के दौरान हुई रहस्यमयी घटना की कोई कहानी। दोस्तों, मैं हूँ शुभम हनोतिया और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी हमारे उज्जैन की, जिसे लिखा है दीपेश जूनवाल ने मेरे साथ, और इस कहानी को संगीतबद्ध कर और खूबसूरत बनाया है सौरभ जूनवाल ने। रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले। अरे कौन इतनी सुबह सुबह गाने बजा रहा है? ठीक से सोने भी नहीं देता कोई। अभी तो पूरे 6 भी नहीं बजे। 6 तो कब के बज गए अमन? तू अपनी घड़ी सही कर, और कम से कम आज शिवरात्रि के दिन तो जल्दी उठ जा बेटा। बाहर से माँ की आवाज आई। क्या आज शिवरात्रि है? फिर तो आज जल्दी काम पर लगना पड़ेगा। मैं फटाफट नहा धोकर तैयार होने लगा। मैं बाहर निकलने ही वाला था, तब मेरे कानों में मंदिर के सामने खड़ी माँ की आवाज पड़ी। हे महादेव, अमन 25 साल का हो गया है, फिर भी शादी के नाम से दूर भाग रहा है। मेरी तो वो सुन ही नहीं रहा। शिवरात्रि है तो आप ही कुछ ऐसा करो कि मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो जाए। माँ की इस विचित्र प्रार्थना सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, और इसी मुस्कुराहट के साथ मैंने अपना ऑटो स्टार्ट किया और चल दिया। मेरा नाम अमन है और पेशे से ऑटो ड्राइवर हूँ। रेलवे स्टेशन पर बाहर से आए यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाना और उनके कहने पर उन्हें उज्जैन दर्शन कराना, यह काम है मेरा। वैसे तो रोज की तरह सुबह सुबह घर से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ, लेकिन आज वो रोजाना वाली उबाऊ बात नहीं है। आज शिवरात्रि है तो अलग ही माहौल है शहर में। कुछ अलग सी ताजगी है आज की हवाओं में। हर छोटे बड़े मंदिर में भोलेनाथ के भजन बज रहे हैं और लोगों के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा है। मैंने अपना ऑटो स्टेशन पर खड़ा किया और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। चिड़ियाएं अपने ही सुर में चहचहा रही थी और स्टेशन के सामने वाली लालाजी हलवाई की दुकान पर बन रही जलेबी की मीठी खुशबू हवाओं में फैल रही थी, और मेरे ऑटो के रेडियो पर गीत चल रहा था। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने ही बात होगी, फिर होगा क्या जाने क्या खबर। ठीक 7:30 पर किसी ट्रेन के आने की आवाज आई। शायद अवंतिका एक्सप्रेस होगी। काफी सारे यात्री स्टेशन से बाहर निकलने लगे। यात्रियों को देखकर मैंने रेडियो बंद किया और जोर से चिल्लाने लगा, महाकाल महाकाल महाकाल। तभी एक आवाज आई। सुनिए। जी सुनिए। बादामी और मेहरून रंग का लेगी कुर्ता पहने हुए एक लड़की, जिसकी उम्र 22-23 साल के आसपास ही होगी। मैंने कहा, हाँ मैडम, महाकाल सिर्फ 30 रुपए। लड़की बोली, जी मुझे महाकाल के बाद बाकी उज्जैन भी घूमना है, उसका कितना लोगे? मैंने कहा, वैसे तो 400 लेता हूँ, लेकिन आप सुबह की पहली सवारी हो तो 300 रुपए में पूरा उज्जैन घुमा दूंगा। वो कुछ पल रुककर सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है, वैसे भी वो दूसरा ऑटो वाला 500 ही मांग रहा था। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा कि हाँ तो बैठ जाइए। उसने भी बदले में एक मुस्कान दी और ऑटो में बैठ गई। वो ऑटो में बैठी थी कि उसके फोन की घंटी बजी। वो बात करने के लिए ऑटो से उतर गई। मुझे थोड़ी बहुत ही उसकी आवाज सुनाई पड़ रही थी। वो फोन पर कह रही थी कि हाँ दादाजी, मैं पहुंच गई हूँ उज्जैन, अभी ऑटो में हूँ। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बाहर अन्य यात्रियों को देखने लगा। मैं सोच रहा था कि कितनी अजीब जगह है ना ये रेलवे स्टेशन। हर वर्ग के लोग यहाँ साथ साथ दिखते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ग्रामीण हो या शहरी, या फिर गले में कैमरा टांगे कोई विदेशी हो। किसी का भेदभाव नहीं करता है रेलवे स्टेशन। कई चेहरे हैं यहाँ। किसी चेहरे पर हड़बड़ाहट है, ट्रेन के छूट जाने का डर है, वहीं किसी दूसरे चेहरे पर सुकून है, सालों बाद अपने शहर अपने घर लौटने का सुकून। मैं इसी सोच में डूबा था कि उसकी आवाज ने मेरा ध्यान भंग किया। चलो, वो बोली। मैंने फिर से मुस्कान दी और अपना ऑटो स्टार्ट करके महाकाल मंदिर की ओर निकल पड़ा। मैं साइड मिरर से उसका रूप परीक्षण मतलब उसे देखने लगा। उसके हल्के से बिखरे हुए लंबे बाल, अपने भीतर कई राज छुपाई उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उन पर लगा हल्का हल्का सा काजल,
गेहुआ रंग, उसके दाहिने गाल पर लगा छोटा सा तिल और होठों के किनारे ठहरी हुई उसकी प्यारी सी हंसी। मैं कोई शायर या लेखक तो नहीं हूँ जो उसके चेहरे की तुलना चांद से या उसकी आंखों की तुलना किसी झील से कर सकूं। बस इतना समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी वो। ऑटो में से अपना सर बाहर निकालकर कभी हैरानी से तो कभी मुस्कुराहट के साथ उज्जैन का नजारा देख रही थी। मैंने ऑटो का रेडियो चालू फिर से कर दिया। रेडियो पर जगजीत सिंह की गजल बज रही थी। हम सफर है वो फिर भी अजनबी, राह भी अजनबी, मोड़ भी अजनबी। स्टेशन से महाकाल मंदिर ज्यादा दूर तो नहीं था, सो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने अपना ऑटो पार्किंग पर लगाया और उसे उतरने को कहा। जी पहुंच गए हम मंदिर। तो जैसे ही ऑटो से उतरी, श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ देखकर उसका मुंह खुला के खुला रह गया। मैं उसके चेहरे का भाव समझ गया था और बोला, आज शिवरात्रि है ना मैडम, इसलिए ज्यादा भीड़ है, कम से कम 2-3 घंटे तो लगने पक्के हैं। तो ठीक है, आप यहाँ वेट कीजिए और मैं दर्शन करके आती हूँ, वो बोली। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मेरे भी दर्शन हो जाएंगे और मुझे 2-3 घंटे इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, मैंने कहा। उसने कहा ठीक है चलिए फिर। हमने हारफुल वाले की दुकान से फूल लिए और अपनी चप्पलें भी वहीं खुलकर रख दी। फिर बनारसी पेड़े नाम की दुकान से पेड़ों का प्रसाद लिया और दर्शन के लिए लाइन में लग गए। शिवरात्रि के कारण लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी थी और लाइन को बार बार घूम घूम कर जाना पड़ रहा था। इतनी लंबी लाइन में लगने के बावजूद उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, सबके मन में श्रद्धा भाव था जो उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। कोई ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहा था तो कोई हर हर महादेव जैसे जयकारे लगा रहा था। लेकिन अचानक ही मेरे मन में एक गीत बज उठा। तेरे मेरे बीच में कोई तो बात चले, बातें चलती रहे तभी तो दिल की बात चले। हमारे बीच कुछ तो बातचीत जरूरी थी। मैंने ही शुरुआत की, मैडम क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उसने पहले मुझे घूर के देखा, फिर बोली आपसे मतलब, और लाइन में 2 कदम आगे बढ़ गई। मैंने भी आगे बढ़ते हुए कहा, देखें मैडम कुछ गलत मतलब मत निकालिए, ये तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत सारा समय साथ बिताना है और आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो बिना बात किए इतना समय नहीं रह सकता। मैंने सब एक सांस में कह दिया। मेरे इतना कहते ही उसे हंसी आ गई। वो बोली, आई थिंक तुम सही कह रहे हो, हमें पूरा दिन साथ बिताना है, बातें तो करना जरूरी है। चलो ठीक है शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम अवंतिका है और मैं मुंबई से आई हूँ। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने भी झट से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम अमन है। उसके हाथों के स्पर्श से मुझे एक अजनबी सी झुंझलाहट महसूस हुई जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हमारी लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और बातचीत भी शुरू हो चुकी थी। आपका तो नाम भी उज्जैन का ही पुराना नाम है, अवंतिका, मैंने कहा। हाँ, उज्जैन से मेरा पुराना नाता है। उज्जैन आना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है, वो बोली। जी मैं कुछ समझा नहीं, मैंने आश्चर्य से कहा। वो बोली, दरअसल मेरी पैदाइशी उज्जैन की ही है। मेरा पूरा परिवार उज्जैन में ही रहता था, लेकिन जब मैं 3 साल की थी तब हमें मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। बचपन से अब तक दादाजी ही मुझे बताते रहे हैं कि उज्जैन ऐसा है, उज्जैन के लोग ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। परियों की कहानी सुनने के बजाय उज्जैन की कहानियां सुन सुनकर बड़ी हुई हूँ मैं। ऐसी ही बातें करते हुए हम मंदिर के अंदर दाखिल हुए। गर्भगृह में प्रवेश बंद था, बाहर से ही दर्शन हो रहे थे। कुछ ही पल में हमारी लाइन उस अद्भुत और दुर्लभ शिवलिंग के सामने पहुंची। मैं और अवंतिका उस अलौकिक शक्ति के दर्शन कर रहे थे जिसकी ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मन ही मन भगवान की प्रार्थना करने लगी। मेरा ध्यान ना चाहते हुए भी उस पर चला गया। काफी मासूम लग रही थी वो आंखें बंद करने के बाद। हम नंदी हॉल से ऊपर गए और गर्भगृह के ठीक ऊपर बने ओंकारेश्वर मंदिर, गजानन मंदिर और नवग्रह मंदिर के दर्शन करते हुए बाहर आ गए। वहीं फूलों की दुकान से अपनी चप्पल ले ली और ऑटो में आकर बैठ गए। तो अब कहाँ चले मैडम, मैंने पूछा। वो अपना बैग में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगी। थोड़ी सी मशक्कत के बाद कागज की एक पर्ची उसके हाथ में आई। उसमें देखकर वो बोली, गोपाल मंदिर चले? मैंने कहा, जैसी आपकी मर्जी, और ऑटो स्टार्ट कर दिया। मैं फिर साइड मिरर से उसको देखने लगा। कोई तो बात थी उसमें जो मुझे आकर्षित कर रही थी। मुझसे देख ही रहा था कि वो बोली, अमन अब तुम बताओ अपने कुछ बारे में। मैंने कहा, अब अपना क्या है, बस मैं हूँ और मेरी माँ है। पिताजी तो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। माँ ने अकेले मुझे पाला है। लोन लेकर ये ऑटो खरीदा है। दिन भर ऑटो चलाकर लोन की किस्त चुकाता हूँ और
जो बच जाता है उससे माँ और मेरा पेट भर जाता है। मेरी यह बात सुनकर वो बस मुस्कुरा दी और अपना सर ऑटो से बाहर निकालकर शहर के नजारे देखने लगी। हर गली, हर मंदिर में भगवान शिव के भजन जोर जोर से बज रहे थे। हम सतयुग रेस्टोरेंट को पार करते हुए माँ अन्नपूर्णा मंदिर के सामने सर झुकाकर और पटनी बाजार, जहाँ बर्तनों की ढेर सारी दुकानें हैं, वहां से गुजरते हुए श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के सामने वो अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगी और मैं फिर उसका रूप निहारने लगा। मंदिर के बाहर बहुत सारी मेहंदी, कुमकुम और सिंदूर की दुकानें थी। मैं अपनी चप्पल पहन ही रहा था कि उन्हीं में से एक दुकान पर वह पहुंची और वहां से उसने मेहंदी के पैकेट खरीदे। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मुंबई की लड़कियां भी इस तरह मेहंदी का शौक रखती हैं। वो हंसते हुए बोली, हाँ दरअसल मेरी चाची ने स्पेशली मंगवाई है, यहाँ की उज्जैन की प्रसिद्ध मिलन मेहंदी। हम पैदल छतरी चौक पहुंचे। वहां से उसने अपने लिए भैरवगढ़ प्रिंट्स की सलवार कुर्ती ली और डायमंड कलेक्शन नामक दुकान से अपने चाचा के लिए पैंट शर्ट और अपने दादाजी के लिए कुर्ता पजामा और शॉल खरीदी। इस खरीदारी में हमें काफी वक्त लग गया। अमन, मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं। अवंतिका ने मासूम से चेहरा बनाते हुए बड़ी मासूमियत के साथ कहा। मैंने कहा, सामने की फेमस कुल्फी की दुकान है, अगर आप गोपाल मंदिर नहीं आए और आपने फेमस कुल्फी नहीं खाई तो आप बेमतलबी गोपाल मंदिर आए। मैं इतना कहकर 2 पिस्ता कुल्फी ले आया। कुल्फी खाते खाते मैंने अवंतिका से पूछा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? उसने कहा, हाँ पूछो। तुम अपने चाचा चाची और दादाजी के लिए सामान खरीदा लेकिन अपने माँ पापा के लिए कुछ नहीं खरीदा? मैंने कहा। इस अनचाहे सवाल से उसका फूल सा चेहरा मुरझा सा गया और वो मायूस होने लगी। फिर कुछ देर ठहरकर वो बोली, मेरे मम्मी पापा नहीं है, दादाजी और चाचा चाची ने ही मुझे पाला है। इतना कहकर वो उदास हो गई। मैं अपने आप को कोसने लगा कि क्या जरूरत थी मुझे यह पूछने की। कुल्फी के बाद हमने लस्सी पी। उसने इनके पैसे देने चाहे लेकिन मैंने नहीं लिए और कहा, अमन के किराए में कुल्फी का भी दाम आता है मैडम, इनके अलावा से पैसे नहीं लेता मैं। झूठ कह रहा था मैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अवंतिका से पैसे लेने का मन नहीं कर रहा था। मैंने घड़ी देखी, 3:30 बज गए थे। समय काफी ज्यादा हो गया था तो मैंने कहा, अवंतिका जी, अपना यह सफर आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, अगर आप कहो तो अपना यह सफर कल भी जारी रखें। वो अपनी खूबसूरत आंखों को बड़ी करते हुए बोली, कल सुबह 10:30 बजे मेरी ट्रेन है, जहां भी जाना है आज ही जाना है। मैंने कहा, तो ठीक है, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। फिर हमने उज्जैन की प्रसिद्ध भोला गुरु की दुकान से पूरी सब्जी खाई। फिर हम जल्दी ऑटो में बैठे और निकल पड़े अपने सफर पर। हमने काल भैरव और मंगलनाथ के दर्शन करे। सॉरी, दर्शन तो सिर्फ उसने किए, मैं तो उसे ही निहार रहा था। मंगलनाथ पर ही हमें 7:30 बज गई। उसने अपने बैग में से वही पर्ची टटोल कर निकाली और बोली, अभी तो हमें चिंतामन गणेश मंदिर भी जाना है। मैंने चौंकते हुए कहा, चिंतामन? वो तो यहाँ से काफी दूर है, हम आज वहाँ नहीं चल पाएंगे क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, लेकिन मेरा वहाँ जाना सबसे जरूरी है, वो बोली। मैंने कहा, आज तो हम वहाँ नहीं चल पाएंगे, लेकिन अगर आप कहो तो सुबह जल्दी जा सकते हैं हम वहाँ। यह वादा है अमन का आपसे, कल आपकी ट्रेन से पहले आपको अमन चिंतामन मंदिर घुमा लाएगा। उसने कुछ सोचा और फिर वही मासूम से चेहरा बनाते हुए बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन डिनर का वक्त है और अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। ऑटो की गति तेज कर दी। जैसे जैसे ऑटो की गति तेज हो रही थी, उसकी जुल्फे भी उसके गालों को परेशान किए जा रही थी। मैंने एक छोटे से शिव मंदिर के सामने ऑटो रोका और वहाँ भक्तों के लिए बट रही साबूदाने की खिचड़ी का दोना उसके लिए लेकर आ गया। मैंने वो दोना उसे दिया और वापस अपना ऑटो स्टार्ट कर दिया। मैं ऑटो चलाते हुए साइड मिरर से उसे धीरे धीरे खिचड़ी खाते हुए देख रहा था। कुछ ही देर में हम टावर चौक चौपाटी पहुंचे। ऑटो से उतरते ही उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, यह घंटाघर है ना, जिसकी घड़ी से हर शहरवासी अपनी घड़ी मिलाता है? मैं सोच ही रहा था कि अवंतिका पहली बार उज्जैन आई है, फिर भी इतना जानकारी है उसे उज्जैन के बारे में। इतने में ही घंटाघर की घड़ी बज उठी। घड़ी में 8 बज गए थे। चौपाटी पर हमने रमेश का मद्रासी डोसा खाया, फिर पाव भाजी ली और आखिरी में जूस पीकर अपनी भूख मिटाई। इसके पैसे भी मैंने उसे नहीं देने दिए। वो बोली, अब कहाँ चले अमन? मैंने कहा, अब इस्कॉन चलते हैं। हम देवास रोड होते हुए भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचे। कितना सुंदर मंदिर है ये, वो बोली। हम जूते चप्पल स्टैंड पर अपनी चप्पल उतार कर मंदिर में दाखिल हुए। हरे रामा हरे रामा। मंदिर में भक्तों का ग्रुप मिलकर हरे रामा 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 हरे हरे संगीत के साथ गा रहा था।
और कई भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नाच रहे थे। हरे हरे हर बार की तरह इस बार भी मैं उसके पास खड़ा होकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरत एवं अत्यंत मनमोहक मूर्ति के दर्शन करती हुई अवंतिका को देखता रहा। मेरे मन के अंदर कोसों दूर कोई गीत बज रहा था। आंखें खोली तो रुक्मणी सी लगी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी साधिका तुम लगी। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर तुमसे हटेगा नहीं। दर्शन करने के बाद हम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। चांद की चांदनी में उसका रूप और निखर गया था। सुबह उसके जो बाल हल्के हल्के बिखरे हुए थे वह पूरी तरह बिखर चुके थे और अब वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुमने शादी क्यों नहीं की अमन? अवंतिका से यह सुनकर मेरा ध्यान भंग हो गया। क्या कहता मैं उसको? तुम तो मुझे आज ही मिली हो तो कैसे करता मैं शादी? पर मैंने झूठा बहाना बनाते हुए कहा, जितनी मेरी कमाई है उसमें लोन की किश्त भरने के बाद सिर्फ उतना ही बचता है जितने में 2 लोगों का पेट भरा सके। लेकिन अब लोन पूरा होने वाला है ना, तो अब सोचूंगा शादी के बारे में। मेरा मन हुआ कि यही सवाल मुझसे पूछूं, लेकिन फिर लगा मुझे कोई हक नहीं है उससे यह पूछने का। अमन, अब मुझे किसी होटल में छोड़ दो, रात हो गई है और कल सुबह जल्दी आ जाना मुझे लेने के लिए। अवंतिका बोली, होटल में? तुम होटल में रात रुकोगी? मैंने पूछा। वो बोली, होटल में ही रुकना पड़ेगा, मेरे शहर में कोई अपना नहीं है। एक बात बोलूं, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल सकती हो। दिन भर हम साथ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो अपनापन हो गया होगा ना मुझसे। मैंने कहा, नहीं अमन, मैं होटल में ही ठीक हूँ। वो बोली। मैंने कहा, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? डरो मत, मेरी माँ भी है घर पर। वो बात नहीं अमन, पर तुम अच्छे लड़के हो और भरोसा तो सुबह ही हो गया था मुझे तुम पर, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। उसने कहा, देखो मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी चिंतामन के लिए निकलना है, तो हमारा एक ही जगह पर रुकना अच्छा रहेगा और माँ भी तुमसे मिलकर खुश हो जाएंगी। मैंने अपनी ओर से आखिरी कोशिश करते हुए कहा। वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से मिलने और उनका आशीर्वाद देने चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं खुश हो गया और मैंने तेजी से अपना ऑटो स्टार्ट किया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। शिव के भजन स्पीकरों पर अब और भी तेजी से बज रहे थे। हर चौराहे पर साबूदाने की खिचड़ी और खीर बट रही थी और मेरे ऑटो के रेडियो पर गीत बज रहा था। कोई तो रोक लो इस सफर वक्त को, अभी मेरा दिल भरा नहीं है और भरेगा भी नहीं। कुछ ही मिनटों बाद हम मेरे छोटे से घर के आगे खड़े थे। माँ ने दरवाजा खोला, हम अंदर घुसे और इससे पहले कि माँ कोई सवाल पूछती मैंने ही बोलना शुरू कर दिया। माँ, ये अवंतिका है, आज सुबह ही मुंबई से उज्जैन आई है दर्शन के लिए। रात को होटल में रुक रही थी इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। मेरी बात पूरी होते ही अवंतिका ने माँ को नमस्ते किया और उनके पैर छूने के लिए झुक गई। माँ ने कहा, अच्छा क्या बेटी, जो तू यहाँ आ गई, एक अकेली लड़की होटल में रात कैसे रुकती भला? मैं अवंतिका को हाथ मुंह धोने और फ्रेश होने के लिए बाथरूम का रास्ता दिखाकर लौटा तो माँ मेरा ही इंतजार कर रही थी। अब तू तेरे ग्राहकों को उज्जैन दर्शन के साथ धर्मशाला की सुविधा भी फ्री देने लगा है क्या? माँ ने फर्जी गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैंने कहा, नहीं माँ, वो अच्छी लड़की है इसलिए। मेरी बात बीच में ही काटते हुए माँ बोली, इसलिए तुझसे प्यार करने लग गया है ना? कुछ भी मत बोल माँ, आजकल बहुत ज्यादा सोचने लगी है तू। कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। मैंने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। हम लड़कों का एक अजीब गुण होता है, एक टैलेंट होता है। हमें डर लगता है, हम डर छुपा लेते हैं। हमें दर्द होता है तो हम दर्द छुपा लेते हैं, और जब हमें प्यार होता है तो हम उस प्यार को बखूबी और बड़ी सफाई से छुपा लेते हैं। माँ से बेटे का राज छुपाया नहीं छुपता अमन बाबू, तेरी आंखों में साफ दिख रहा है तेरा प्यार। इतना कहकर माँ अंदर चली गई। रात में अवंतिका ने माँ से थोड़ी बहुत अपने घर परिवार के बारे में और मुंबई के बारे में बात की, फिर सो गई। मैं भी दूसरे कमरे में लेटा रहा। एक अजीब सी बेचैनी थी मेरे अंदर। मेरा बावरा मन लगातार उड़ाने मार रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरा यह प्यार जायज भी है या नहीं। कहाँ वो मुंबई की लड़की और कहाँ मैं एक छोटे शहर का ऑटो वाला। उसने कहा था कि मैं अच्छा लड़का हूँ। नहीं, अच्छा लगना और प्यार होना दो अलग बातें हैं। मैं अपने प्यार का इजहार करूं या ना करूं, नहीं करना चाहिए शायद। हमारा जो रिश्ता बना है कम से कम वो तो नहीं टूटेगा, या कर देना चाहिए। तसल्ली तो रहेगी कि मैंने अपने प्यार को पाने के लिए कोशिश तो की। इसी कश्मकश में पूरी रात बीत गई। माँ जब मुझे उठाने आई तो मुझे पहले से ही जगा हुआ पाया। मेरी इस कश्मकश को शायद समझ गई थी माँ, तभी तो वो बोली, बेटा एक बार कह के तो देख। मैं उठा और तैयार होने लगा।
अवंतिका पहले ही तैयार बैठी थी। हम एक दूसरे को स्माइल्स का आदान प्रदान किया। माँ ने अवंतिका के लिए पराठे बांध दिए। हम चाय पीने के बाद बाहर निकले। अवंतिका ने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर मैं माँ के पास गया। माँ फिर बोली, बेटा एक बार कह के तो देख। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऑटो स्टार्ट कर दिया। सुबह की ठंडी ठंडी ताजी हवा के झोंकों से उसके बाल उसके गालों को परेशान करने लगे। मेरा मन चाह रहा था कि काश ये सफर कभी खत्म ही ना हो, अवंतिका कहीं जाई ही नहीं। काश। हम जंतर मंतर शिप्रा नदी का पुल पार करते हुए चिंतामण गणेश मंदिर पहुंचे। ज्यादा भीड़ नहीं थी अभी यहाँ। उसने प्रसाद के लिए बेसन के लड्डू लिए और अंदर जाकर दर्शन करने लगी। मेरे मन में माँ की बात गूंज रही थी, एक बार कह के तो देख। मैं उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। मैंने तय किया कि मैं उससे अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगा। मैं दूर से ही उसे देख रहा था कि उसने अपने बैग में से कुछ निकालकर मंदिर के पुरोहित को सौंप दिया और पुरोहित ने उसे भगवान के समक्ष रख दिया। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद वो मेरे पास आई और बोली, तुम इधर क्यों आ गए? मैंने कहा, अवंतिका मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे भी कुछ जरूरी बात बतानी है। वो बीच में ही टोकते हुए बोली। उसने अपने बैग में से कार्ड निकालकर मेरे हाथों में दे दिया। मैंने देखा कार्ड पर लिखा था, अवंतिका संग रोहन। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो बोली, सॉरी अमन, पहला कार्ड यहाँ मंदिर पे चढ़ाना था, इसलिए तुम्हें पहले इसके बारे में नहीं बताया। अगले महीने मेरी शादी है। दूसरा, लेकिन दोस्तों में यह पहला कार्ड मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम जरूर आना और माँ को भी साथ लाना। फिर मैं तुम्हें घुमाऊंगी मेरे शहर मुंबई। मैंने कार्ड लेकर एक नकली सी मुस्कान देते हुए कहा, अब चलो जल्दी वरना ट्रेन छूट जाएगी। हम ऑटो में बैठे और फिर मैंने ऑटो चला दिया। इस बार मैं उसे अपने साइड मिरर से नहीं देख रहा था। मैं अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। मैंने बताया था ना हम लड़कों के गुण के बारे में कि हमें दर्द होता है तो हम दर्द छुपा लेते हैं। मैंने अपना दिल कड़ा करके उससे पूछा, यार रोहन भाई साहब कौन है और क्या प्यार करती हो तुम उससे? वो बोली, रोहन बहुत अच्छा लड़का है, NRI है और कनाडा में रहता है। और प्यार का क्या है, प्यार तो होते होते हो ही जाता है। अभी तक तो सिर्फ एक बार ही मिली हूँ उससे। तुम उससे एक बार ही मिली हो तो कैसे कह सकती हो कि वो अच्छा लड़का है? मैंने कहा। वो बोली, चाची जी ने मेरे लिए पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। मैंने कहा, इसका मतलब तुमसे किसी ने पूछा ही नहीं इस बारे में? पूछा था ना, दादी जी ने पूछा था, लेकिन मेरे पास कोई और कारण नहीं था मना करने का। उसने कहा। अब मैंने कोई और सवाल ना पूछना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ऑटो से उतरकर मेरे हाथों में 600 रुपए थमाते हुए वो बोली, अमन प्लीज अब इसके लिए मना मत करना। मैं कुछ नहीं बोला। उसने आगे कहा, थैंक यू अमन, तुमने मेरे उज्जैन घूमने के सपने को पूरा करने में मेरी मदद की। शादी के बाद कनाडा चली जाऊंगी तो शायद ही यहाँ फिर कभी आ पाऊं, लेकिन कल का दिन हमेशा किसी फिल्म की तरह मुझे याद रहेगा और उस फिल्म के मुख्य किरदार यानी कि मेन लीड के तौर पर मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश के साथ बस इतना कहा कि अपना ख्याल रखना। वो स्टेशन के अंदर जाने लगी। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं उसे ट्रेन तक छोड़ाऊं। अवंतिका जाते जाते चिल्लाई कि अमन शादी जल्दी कर लेना। फिर वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। उसके जाते ही मेरी हिम्मत टूट गई और मैं वहीं घुटने टेक कर बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरे मन में कहीं दूर किसी कविता की पंक्तियां गूंजने लगी। ए नादान परिंदे तू जमी पर ही चल, तू उड़ नहीं सकता आसमान में। तू वो नामूल्य वस्तु है जिसे कोई नहीं खरीदता बाजार में। अब भी वक्त है संभल जा जरा, औकात तेरी कुंभकार जितनी, वो सपने बुन रहा तू सुनार के। कुछ ऐसी ही थी अमन और अवंतिका के मिलकर बिछड़ने की यह कहानी। हमारे ड्रीम स्टोरीज ग्रुप की यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर बताइए। हमारे ऑफिशियल प्रमोटिंग पेज www.facebook.com/यह उज्जैन मेरी जान और www.facebook.com/क्या बदतमीजी है ये पर